आयोग ने खास इंतजाम किए हैं। सभी 243 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को, जबकि तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होगी। जबकि 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी, यानी रिजल्ट का दिन। सीटों के हिसाब से यदि बात करें तो 28 अक्टूबर को पहले चरण में 71 सीटों पर, 3 नवंबर को दूसरे चरण में 94 सीटों पर और तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 सीटों पर वोटिंग होगी। In first phase, 71 assembly constituencies in 16 districts, including most of the LWE districts, will go for poll. It will be held in approximately 31,000 polling stations. In second phase, 94 assembly constituencies in 17 districts will go for poll. It will have approximately 42,000 polling stations. In third phase, 78 assembly constituencies in 15 districts will go for poll. It will have approximately 33.5 thousand polling stations. Counting of votes 10th November, but that will be for all the phases, right? कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने खास इंतजाम किए हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने या फिर भीड़ इकट्ठा करने को लेकर गाइडलाइन जारी की गई। बड़ी जनसभाएं नहीं होंगी। डोर टू डोर प्रचार में एक साथ 5 लोग ही शामिल हो सकेंगे। पार्टियों और उम्मीदवारों को वर्चुअल प्रचार करना होगा। उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन भी कर सकते हैं। ऑफिस में जाकर नॉमिनेशन करने पर कोई भी उम्मीदवार 2 से ज्यादा गाड़ियां नहीं ले जा सकेगा। पोलिंग बूथों पर वोटरों की संख्या कम कर दी गई है। एक बूथ पर 1000 वोटर होंगे। साथ ही मतदान का समय भी बढ़ा दिया गया है। इस बार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही नीतीश कुमार ने सियासी मुद्दों पर खुलकर बात की। सीट शेयरिंग पर सीएम ने कहा कि सब कुछ जल्द तय हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जीतन राम मांझी बीजेपी के कहने पर एनडीए में शामिल हुए हैं। मौका चुनाव का है तो नीतीश लालू परिवार पर तंज कसना नहीं भूले। देखिए, कोई बात नहीं हुई है, आपस में भी बात नहीं हुई है। अब डिक्लेयर हो गया है, स्वाभाविक है बातचीत होगी। हमको नहीं लगता है, और जो बात बोले हम लोगों को बिल्कुल माननीय रामविलास पासवान जी के प्रति हम लोगों की जो शुरू से एक अच्छा संबंध रहा है, कौन क्या बोलता है हम उस पर नहीं जाते। इसलिए इन सब चीज़ों को देखना है, बीजेपी को भी देखना है। ये जो 14 के बाद से 14 से जो उनके और एलाइज हैं उनको भी देखें और सब चीज़ को देखें। हम लोगों को उस पर कुछ नहीं है, और निश्चित रूप से अब आ गया है, ऐलान हो गया है। इसलिए अब बहुत ही कम समय में ही, अब ज़्यादा समय तो है नहीं, इसके बारे में तय करना पड़ेगा। श्री जीतन राम मांझी जी तो फिर वापस हो गए हैं। उनके साथ जो बातचीत हुई, बीजेपी ने ही कहा था हम लोगों को कि अगर वो हो, और उनसे जो बातचीत हुई तो वो तो पूरे तौर पर फिर आप वो हो गए हैं एनडीए के साथ। आपको लगा कि मांझी जी के आने के बाद आपको रामविलास जी की जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जो भी लोग हैं बीजेपी के साथ हैं उन लोगों को देख लें। अब उनकी इच्छा थी। अब जो बीजेपी के साथ थे, हम लोग तो अलग थे पिछले चुनाव में, तब उसमें से मान लीजिए 2 चले गए, 1 आ गए। अब एक और का जो भी हो तो बीजेपी को देखना है। मेरे लिए तो पूरा बिहार परिवार एक परिवार है, और हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, पूरे बिहार के लोग। और कुछ लोगों को होता है पत्नी, बेटा, बेटी, वही परिवार है। हमारे लिए तो पूरा बिहार परिवार है। चाहे वो मत माने, हम सबको मानते हैं कि परिवार के सदस्य हैं। तो हम लोगों का तो विचार अलग किस्म का है भाई। सर, आप कह रहे हैं कि बिहार में काफी विकास हुआ है, प्रधानमंत्री आपकी लगातार तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन ये विकास जो है ये चिराग पासवान को दिखाई नहीं दे रहा है। एक्चुअली इन सब बातों को भूल जाइए। हम उन बातों पर ध्यान नहीं देते। हम
हम सबका सम्मान करते हैं। जो हमारे साथ एलाई होंगे उनका भी सम्मान करते हैं, और जो हमारे विरोधी हैं उनका भी हम सम्मान करते हैं। उनको अधिकार है मेरे ऊपर जितना बोलिए, हम नहीं बिना मतलब का बोलेंगे। हम थोड़ा बहुत भले ही कभी कभी जरूरत होता है तो बोल देते हैं, लेकिन हम नहीं करते। हम सबको इज्जत करते हैं अपने 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 स्वभाव के मुताबिक, अपने स्वभाव के मुताबिक या अपनी आदत के मुताबिक, या कोई एडवाइजर एडवाइस देता होगा तो उसके सलाह पर कुछ बोलना, कुछ कहना, कुछ ट्वीट करना, ये लोगों का अपना काम है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। कि भाई 15 साल का काम देख लीजिए और नई पीढ़ी तक, यूथ तक एक एक चीज को बता दीजिए, क्योंकि जो कम उम्र का आदमी है उस बेचारे ने देखा नहीं है बुरा हाल, वो कहाँ महसूस किया है अंधेरा को, या सड़क की क्या हालत थी, या शाम होने के पहले ही कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था लॉ एंड ऑर्डर का या किसी चीज का। या कुछ लोग आजकल रोजगार की बात करते हैं, हंसी वाली बात है। क्या रोजगार दिए थे किसी को? अभी तो हमने फिगर जारी किया है, उसी समय 7 तारीख को हमने बता दिया था, बल्कि उससे ज्यादा ही रोजगार मिला। तो चुनावी बिगुल बजते ही नीतीश कुमार ने नया नारा दिया है। सीएम ने सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार का नारा देते हुए कहा कि अब 7 निश्चय पार्ट 2 शुरू किया जाएगा। नीतीश ने यह भी कहा कि अगर जनता उन्हें फिर मौका देती है तो युवाओं पर फोकस किया जाएगा, और सरकार युवा शक्ति बिहार की प्रगति के नारे के साथ आगे बढ़ी। निश्चय जो पहला चलाया, वो पहला 7 निश्चय, अब अगर मौका मिलेगा तो दूसरा 7 निश्चय के बारे में हमने सोच लिया। उसी तरह से योजनाएं सब लोगों के लिए, 7 निश्चय 2, 7 निश्चय 1, उस पर तो हम क्रियान्वित कर दिए। और एक बात हम बता देते हैं, जो हम 7 निश्चय 2 की बात कर रहे हैं, उसमें हमने यह भी प्रावधान रखने के बारे में निर्णय किया है, मन है मेरा, कि भाई जो भी हम काम कराएंगे उसका अनुरक्षण होगा, मेंटेनेंस होगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी के लिए कुछ बना दिए, हर घर नल का जल दे दिए, उसका मेंटेनेंस अगर नहीं हो, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण कर दिया, उसका मेंटेनेंस नहीं हो, बिजली का कनेक्शन दिया, उसका मेंटेनेंस नहीं हो, ये ठीक बात नहीं है। शौचालय वगैरह का, तो हर चीज का मेंटेनेंस हम लोगों को सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार, सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार, और इसके लिए 7 निश्चय, दूसरा 7 निश्चय सेकेंड फेज शुरू करेंगे। और पहला है यूथ के लिए हम लोगों ने सोचा है, पहला है हमारा युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अब उसमें युवाओं को, एक तो सबको मालूम है कि भाई राज्य सरकार में या कहीं भी केंद्र सरकार हो या किसी भी राज्य में हो, हर एजुकेटेड व्यक्ति को या किसी को भी, सबको तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, उसकी तो एक सीमा है। लेकिन उनकी ट्रेनिंग इतनी होनी चाहिए, न सिर्फ एजुकेशन बल्कि उसके अलावा उनकी ट्रेनिंग इस तरह से होनी चाहिए कि साहब उनको काम मिले। अगर कोई उद्यमिता विकास के लिए काम करेगा, आपको मालूम है नई हम लोगों ने औद्योगिक नीति भी बना दी, उद्यमिता के विकास के लिए हम लोग मदद देने का भी निर्णय कर लिए। लेकिन जो उद्यमिता विकास जो करेगा, कोई भी काम करना चाहेगा, किसी भी प्रकार का उद्यम, कोई नया यूथ, तो उनको हम मदद करेंगे। उसको जितना इन्वेस्टमेंट होगा किसी भी काम में, तो मिनिमम 50% का, 3 लाख रुपया या 50% जो भी उसके लिए जरूरी है, उस तरह का हम उसको उद्यमिता के काम के लिए मदद करेंगे। हम लोग का पहले से भी है, अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लिए तो हम लोग उद्यमिता के लिए दे रहे हैं मदद। लेकिन ये किसी के लिए भी, कोई भी वर्ग का हो, कोई भी हो, स्टूडेंट, कोई भी यूथ हो, हर किसी को हम लोग, अगर वो चाहेगा कोई काम करना तो उसमें हम इस तरह का मदद करेंगे। और अगर कोई भी उस विवाहित भी हो जाएगी, स्वाभाविक है, ग्रेजुएशन कर लेगी, तब उनको हम 25,000 रुपये दे रहे हैं। अब हमने अब अगली बार आपके लिए तय कर दिया है कि भाई कोई भी लड़की इंटर कर लेगी तो उसको 25,000 रुपया दे आगे के लिए, और अगर ग्रेजुएशन कर लेगी तो 50,000 रुपया देंगे हर महिला के लिए, हर लड़की के लिए। तो ये भी हम लोगों का है, सक्षम महिला के लिए, सशक्त महिला, सक्षम महिला। और आइए नजर डालते हैं नीतीश कुमार के 7 निश्चय पार्ट 2 पर। संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने का
प्लान है पार्ट 2 में। इसके अलावा हर जिले में मेगा स्किल सेंटर का भी विकास किया जाएगा। नीतीश कुमार ने सोच रखा है कि हर प्रमंडल में टूल रूम बनाया जाएगा, जो कि 7 निश्चय पार्ट 2 का एक हिस्सा है। स्किल और उद्यमिता के लिए नया विभाग भी बनेगा। महिला उद्यमिता के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाएंगी। वहीं इंटर पास अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपए मिलेंगे। वहीं स्नातक पास होने पर महिलाओं को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। हर खेत तक सिंचाई का पानी भी पहुंचाने का लक्ष्य 7 निश्चय पार्ट 2 में रखा गया है। इसके अलावा सभी गांवों में सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट लगाने का भी प्रावधान है। तो विधानसभा के साथ विधान परिषद का भी चुनाव स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए होना है और बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर चुनाव होगा। हम आपको बताएं कि विधानसभा के साथ विधान परिषद का भी चुनाव होगा। स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए ये चुनाव होने हैं। बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर चुनाव होगा। 4 शिक्षक और 4 स्नातक विधान परिषद सीटों पर चुनाव होने हैं। इसमें पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी स्नातक सीट पर चुनाव होना है। वहीं पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण शिक्षक सीट पर भी चुनाव होगा। मतदान विधान परिषद के लिए 22 अक्टूबर को किए जाएंगे और 12 नवंबर की तारीख होगी जब काउंटिंग होगी, यानी कि मतगणना होगी। समय सारणी यह है कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। बिहार विधान परिषद के लिए 28 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी। विधान परिषद के लिए 5 अक्टूबर तक नामांकन की तारीख रखी गई है। 5 अक्टूबर नामांकन की तारीख है। चलिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बारे में बात करते हैं। उसके अध्यक्ष और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को एनडीए में आने का फायदा मिला है। मांझी को अब Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जीतन राम मांझी पर नीतीश कुमार मेहरबान, गठबंधन में शामिल होते ही बढ़ा सुरक्षा का दायरा। अब उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। हालांकि पहले मांझी को Z कैटेगरी की सुरक्षा मिलती थी, लेकिन अब Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। सीएम नीतीश को Z+ और एयरसेल प्रोटेक्टिव सुरक्षा मिलती है, तो बिल्कुल अब जीतन राम मांझी को भी विशेष सुरक्षा Z+ की मिलेगी। लालू प्रसाद को Z+ सुरक्षा, ये किसको किस कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है ये हम आपको दिखा रहे हैं। राबड़ी देवी को Z+ सुरक्षा मिलती है। उसी श्रेणी में अब जीतन राम मांझी भी हैं, लेकिन एनडीए ज्वाइन करने के बाद इनकी सुरक्षा का जो घेरा है, दायरा है, उसे और भी मजबूत किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मनरेगा कानून लागू करने में दिवंगत रघुवंश प्रसाद की बड़ी भूमिका बताई गई है। रघुवंश सिंह के श्राद्ध कार्यक्रम में उनके पैतृक गांव वैशाली के साहपुर पहुंचे नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी विचारधारा को युवाओं के बीच रखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिजनों को सांत्वना दी। जरूरी है, लेकिन अभी तक कुछ लोग पॉकेट में डाल रखे हैं। आज इस अवसर पर हम शोकाकुल लोगों से मिलने के लिए अभाव है, वैचारिक रूप से समाजवादी रहे हैं और कहीं से भी हमने यह नहीं देखा समाज के हर तबके के प्रति जो उनके मन में श्रद्धा का भाव रहा है। हम इस बात का सम्मान करते हैं और अब वो नहीं रहे तो ये चाहते हैं कि जो हमारी नई पीढ़ी के लोग हैं, उन नई पीढ़ी के लोगों को इस तरह के विचारों से अवगत कराना चाहिए ताकि लोग जानें। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अररिया से खबर है, जहां नूना नदी ने तबाही मचाई हुई है। नेपाल सीमावर्ती सिकटी प्रखंड के दहगामा पंचायत के पड़रिया में नूना नदी की धारा बदल गई है और बीच गांव होकर नदी बहने लगी।
नतीजा ये है कि गांव में बनी एक दुकान नदी में धराशायी होगी। अब ईदगाह टोला स्थित प्राइमरी स्कूल कभी भी नदी में विलीन हो सकता है। ग्रामीणों की माने तो 90 लाख रुपए की लागत से यहां कुछ महीने पहले ही बांध का निर्माण हुआ था, लेकिन सब कुछ अब नूना नदी के तेज धार में बह गया है। तो नूना नदी की तबाही इस तस्वीर में आपको दिखेगी कि किस तरीके से जो भवन पहले थे अब नहीं है, तेज धार में समा गए हैं और नदी ने अपनी धारा बदल दी है और पानी की तेज धार आप देख पाएंगे। इधर गोपालगंज में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है। नेपाल में भारी बारिश की वजह से गंडक का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बैकुंठपुर के पकाहा मुख्य सारण बांध और बरौली के देवापुर तटबंध टूट गया है। बांध और तटबंध टूटने की वजह से गंडक नदी का तेज बहाव NH 28 की तरफ बढ़ रहा है। तो पूर्णिया में भी लगातार बारिश हो रही है। बायसी प्रखंड के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बायसी के सुगवा महानंदपुर गांव में महानंदा नदी का पानी निचले इलाकों में फैल रहा है। हालात ये हैं कि डंगराहा से चटांगी तक जाने वाली मुख्य सड़क सुगवा महानंदपुर गांव में हाई स्कूल के पास सड़क पर पानी का तेज बहाव है। पानी की तेज बहाव के कारण कल बदीटोला के पास एक सड़क भी कट गया। मुख्य सड़क पर पानी आ चुका है और हजारों लोगों का आवागमन बंद हो गया है। और बेतिया से भी खबर है, जहां लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। जिले में एक के बाद एक फिर से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। सिकरहरना नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया है। नदी का पानी धीरे धीरे दर्जनों गांवों में घुसता जा रहा है। लौरिया में अशोक स्तंभ के पास सड़क पर 3 फीट से ज्यादा पानी का बहाव है। तेज धार की वजह से नरकटियागंज लौरिया पथ बंद है। किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। लोग डरे हुए हैं। और इधर नवादा में 3 दिन से हो रही लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। जिला मुख्यालय से सटे मोहद्दीनपुर गांव में नदी की तेज धार में सड़क कट गया। सड़क कटने के बाद 20 से ज्यादा गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। मोहद्दीनपुर कुंजेल सड़क कट जाने के बाद लोग बेबस हैं। ग्रामीणों ने निर्माण कंपनी पर घटिया सामान के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। साल में प्रत्येक बार दही जाता है बरसात के दिनों में, और दहते दहते मैंने हम लोग कई बार DM साहब को भी आवेदन दिए हैं और उसके बाद JE को भी आवेदन दिए हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। नवादा गैस गोदाम से मोहद्दीनपुर रोड आया 10-20 गांव के लिए। ये रोड बार बार टूट जाता है बारिश में। हल्का मटेरियल देता है ठेकेदार है जो कम चलाव के लिए टाइम अपना पास कर रहा है। क्या दिक्कत होता है? दिक्कत होता है, हम लोग का नवादा जाने का कोई सुविधा नहीं है कि जब इसमें पानी आता है तब तो 2-3 जगह तोड़ता है रोड ही। इसका मरम्मत से सही नहीं हो पाया है। कहाँ से कहाँ रोड गई है? ये रोड गया है गैस गोदाम से लेके मोहद्दीपुर होते हुए चल गया 5-7 गांव पीछे भी गया है। तो तेज धार में सड़क कट गई, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नवादा से जो तस्वीरें हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इधर कोविड-19 महामारी ने भारत में बाइक रिपेयरिंग मैकेनिकों के जीवन को भी अस्त व्यस्त कर दिया है।